अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं गाइडेंस चैप्टर 51 के, जिसमें हमने रिसेप्टर जो आई के अंदर रिसेप्टर है यानी ये रेटिना में स्पेशली जो रॉड एंड कॉन्स हैं, किस तरह से वो लाइट को रिसीव करते हैं और पे कितने चेंजेस आते हैं, वो सारी चीज़ें पढ़नी है और रेटिना का न्यूरल फंक्शन पढ़ना है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो स्टार्ट करते हैं। एज वी नो कि रेटिना ही लाइट सेंसिटिव पोर्शन है आई का। अब रेटिना के पास जो फोटो रिसेप्टर्स हैं जिन्होंने लाइट को सेंस करना होता है वो दो तरह की होती हैं, रॉड्स होते हैं, कॉन्स होते हैं। ठीक है, रॉड्स एज वी नो डिम लाइट में ज़्यादा एक्टिव होते हैं, ब्लैक एंड वाइट लाइट को डिटेक्ट करने में हमें हेल्प करते हैं, जबकि कॉन्स जो है वो हमारे पास ब्राइट लाइट में ज़्यादा एक्टिव होते हैं और ये कलर विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कौन से आप सी से याद रखेंगे कि कौन से कलर विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं मेनली। एज वी नो कि जैसे ही लाइट जो है वो हमारी आंख में इंटर करती है, ठीक है, सबसे पहले आपने याद रखना है कि लाइट जो होती है वो लेंस से जाती है पीछे विट्रस बॉडी में। ठीक है, आई का स्ट्रक्चर अगर आपको याद होगा तो विट्रस बॉडी से फिर ये रेटिना की तरफ जाती है। ठीक है, रेटिना में जब ये रॉड एंड कॉन्स पे लाइट पहुंचती है फिर सक्सेसिव लेयर्स जो होती हैं रेटिना की उनमें से पास करती है और कहाँ चली जाती है, ऑप्टिक नर्व फाइबर्स के पास। एंड ऑप्टिक नर्व फाइबर से सेरिब्रल कॉर्टेक्स में भी कहाँ, प्राइमरी विजुअल एरिया जो हमने न्यूरोसाइंसेस में पढ़ा था, हमारे पास ब्रॉडमैन एरिया 17 होता है। ठीक है, इस तरह का कुछ लाइट का पाथवे होता है और ये लाइट का पाथवे हम चैप्टर 52 में डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन इस चैप्टर में हमने वो मैकेनिज्म पढ़ने हैं कि जिनके थ्रू लाइट आती है और रॉड एंड कॉन्स को एक्टिवेट करती है। ठीक है, बाकी जितनी भी इसकी लेयर्स में से ट्रांसमिशन है, ये ऑप्टिक नर्व तक ये कैसे पहुंचती है और कॉर्टेक्स तक ये कैसे पहुंचती है, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे। अभी तक आपने सिर्फ यही याद रखना है कि रेटिना लाइट सेंसिटिव पोर्शन है और इसके पास फोटो रिसेप्टर्स होते हैं जिन्हें हम रॉड एंड कॉन्स कहते हैं। अब हम रेटिना की थोड़ी डिटेल पढ़ेंगे। हमें पता है कि रेटिना के अंदर भी दो तरह की लेयर्स होती हैं। एक हमारे पास पिगमेंटेड लेयर होती है और एक न्यूरल लेयर होती है। पिगमेंटेड लेयर जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि पिगमेंटेड लेयर में पिगमेंट पड़ा हुआ होता है मेलानिन, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। दूसरा, पिगमेंटेड लेयर में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ पड़ी होती है विटामिन ए, और ये विटामिन ए हमें रेडॉप्सिन या कलर पिगमेंट की फॉर्मेशन में हेल्प करती है। विटामिन ए की डेफिशिएंसी स्पेशली नाइट ब्लाइंडनेस कॉज करती है। इसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं न्यूरल लेयर। न्यूरल लेयर फर्दर सब डिवाइड हुई हुई है और इसके अंदर फर्दर हमारे पास 8 लेयर्स आती हैं। 8 लेयर्स कौन सी हैं, 8 लेयर्स कौन सी वाली हैं, ये हम बुक से ही देखते हैं। अगर आप यहाँ से देखेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा समझ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे सबसे आउटर हमारे पास क्या आ जाती है, आउटर पिगमेंटेड लेयर। ठीक है, आउटर पिगमेंटेड लेयर के बाद यहाँ पे उसने मेंशन तो नहीं किया, लेकिन हमारे पास रॉड एंड कॉन्स की लेयर आ जाती है। दूसरी लेयर कौन सी आ जाती है, न्यूरल लेयर में सबसे पहली जो लेयर होती है रॉड एंड कॉन्स की लेयर आती है, जिसमें आपको ये रॉड एंड कॉन्स नजर आ रहे हैं। ठीक हो गया। फिर इस रॉड एंड कॉन्स की लेयर के बाद हमारे पास आ जाती है आउटर न्यूक्लियर लेयर। आउटर न्यूक्लियर लेयर में इन रॉड एंड कॉन्स की ये सेल बॉडीज आपको नजर आ रही है। ठीक हो गया। आउटर न्यूक्लियर लेयर के बाद हमारे पास होती है आउटर प्लेक्सीफॉर्म लेयर। इस प्लेक्सीफॉर्म लेयर में आपको क्या नजर आ रहा है, एक तो साइनेप्सिस नजर आ रही है बिटवीन रॉड एंड कॉन्स एंड हॉरिजॉन्टल सेल्स एंड बाइपोलर सेल्स। ठीक है, तो आउटर प्लेक्सीफॉर्म लेयर में हमें क्या नजर आ रहे हैं, हॉरिजॉन्टल सेल्स नजर आ रहे हैं और कुछ साइनेप्टिक प्रोसेसेस नजर आ रहे हैं। देन इनर न्यूक्लियर लेयर आती है। इनर न्यूक्लियर लेयर में भी आप बस अपने पास नोट्स की फॉर्म में लिख लीजिएगा ये लेयर और इसके अंदर ये चीज़ें हैं। इनर न्यूक्लियर लेयर में आपके पास दो तरह के सेल्स नजर आ रहे हैं, बाइपोलर सेल्स और एमाक्राइन सेल्स। ठीक है, एंड देन हमारे पास क्या आती है, इनर प्लेक्सीफॉर्म लेयर के, जिसमें बाइपोलर और एमाक्राइन सेल्स के क्या हैं, प्रोजेक्शंस हैं और साइनेप्सिस हैं। एंड देन हमारे पास गिंग्लियोनिक लेयर आती है जिसमें गिंग्लियोनिक सेल्स होते हैं। गिंग्लियोनिक के बाद यहाँ पे हम बोलते हैं ऑप्टिक नर्व फाइबर लेयर, क्योंकि जो हमारे पास गिंग्लियोनिक सेल्स की ये एक्सोन्स हैं क्या बनती हैं, ऑप्टिक नर्व फाइबर बनती हैं। सो ये ऑप्टिक नर्व फाइबर की लेयर होती है। एंड देन हमारे पास इनर लिमिटिंग मेम्ब्रेन होती है। यहाँ आउटसाइड पे हमारे पास आउटर लिमिटिंग मेम्ब्रेन भी होती है, लेकिन उन्होंने ये यहाँ पे मेंशन नहीं की हुई। सो 8 लेयर्स में अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास सबसे पहले अगर आपने याद रखना होगा तो 8 लेयर्स में आपने याद रखना है कि सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाती है, रॉड एंड कॉन्स की लेयर। ठीक है, रॉड एंड कॉन्स के बाद आ जाती है आउटर न्यूक्लियर लेयर, फिर हमारे पास आ जाती है आउटर प्लेक्सीफॉर्म लेयर। ठीक है, ये दोनों एक जैसी हो गई। फिर इसके जैसा ही आएगा इनर न्यूक्लियर लेयर, देन हमारे पास क्या आ जाएगा, इनर प्लेक्सीफॉर्म लेयर। इसके बाद आपने लिखना है गिंग्लियोनिक लेयर। गिंग्लियोनिक लेयर के जो फाइबर्स हैं वो ऑप्टिक नर्व बनाते हैं, सो ऑप्टिक नर्व फाइबर की लेयर। एंड देन हमारे पास इनर लिमिटिंग लेयर आ जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ 7-8 लेयर्स होती हैं हमारे पास रेटिना की, जो कि इसकी सक्सेसिव ट्रांसमिशन में हेल्प करती हैं। ठीक है, और बस ये इसमें क्या होती हैं, अगर आपने बताना है ऑप्टिक नर्व फाइबर में क्या होता है, गिंग्लियोनिक एक्सोन्स होते हैं। गिंग्लियोनिक लेयर में क्या होता है, अब हमें पता है गिंग्लियोनिक सेल्स होते हैं। ठीक है, फिर यहाँ से अगर हम देखें सबसे पहले रॉड एंड कॉन्स में क्या होते हैं, ज़ाहिर है रॉड एंड कॉन्स ही होंगे। आउटर न्यूक्लियर लेयर में ये जो रॉड एंड कॉन्स हैं इनकी सेल बॉडी होगी। ठीक है, फिर आउटर प्लेक्सीफॉर्म लेयर में प्रोसेसेस होंगे और हॉरिजॉन्टल सेल्स आपको नजर आ रहे होते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी साइनेप्सिस हो रही होती हैं। एंड देन इनर न्यूक्लियर लेयर में हमारे पास होते हैं एमाक्राइन सेल्स और बाइपोलर सेल्स। ठीक है, यहाँ पे क्या होते हैं, एमाक्राइन और बाइपोलर सेल्स होते हैं। इनर प्लेक्सीफॉर्म लेयर में इनके प्रोसेसेस होते हैं। एंड देन हमारे पास क्या आ जाती है, गिंग्लियोनिक लेयर आती है। तो ये जरा आपने याद रखनी है क्योंकि एनाटॉमी में भी हम इसको ज़्यादा सा पढ़ेंगे।
नेक्स्ट में ना वो हमारे पास लाइट की थोड़ी सी ट्रैवलिंग के बारे में बात कर रहा है। वो ये कह रहा है कि जैसे ही आपको पता है लाइट जो है वो कैसे एंटर होती है। फॉर एग्जांपल लाइट सबसे पहले हमारे पास लेंस में एंटर होती है, ठीक है। लेंस में एंटर होने के बाद वो बताता है कि ये आपको पता है विट्रस बॉडी है बच्चों, ठीक है। ये विट्रस बॉडी में लाइट चली जाती है, ये मैंने लेंस ड्रॉ किया हुआ है। एंड देन ये हमारे पास आई वाली आउटर लेयर होती है, इसको हम स्क्लेरा बोलते हैं। देन ये कोरॉइड की लेयर है और ये हमारे पास क्या है, रेटिना है। फॉर एग्जाम्पल ये तीनों लेयर्स हैं आई की, ठीक हो गया। अब लाइट जब लेंस में एंटर होती है, लेंस से वो विट्रस बॉडी में जाती है, विट्रस बॉडी से वो कहता है कि ये ट्रेवल करती है और रेटिना की लेयर्स को इंटर करती है। किस तरह से इंटर करती है कि ये रेटिना में सबसे आउटर की साइड पे आपको पता है क्या पड़े हुए होते हैं, गैंग्लियोनिक सेल, सबसे इनर सॉरी, ठीक है। बाहर रॉड्स हैं, कॉन्स हैं, सब कुछ है, जिस तरह की हमने ऑलरेडी सीक्वेंस पढ़ लिया है। यहाँ पे सबसे पहले गैंग्लियोनिक सेल्स में लाइट एंटर करती है, ठीक है। देन हमारे पास जो भी प्लेक्सीफॉर्म लेयर्स हैं ये सारी की सारी इनमें से जाती जाती है एंड पे कहाँ पे पहुंच जाती है, रॉड एंड कॉन्स के पास लाइट पहुंच जाती है, ठीक है। रॉड एंड कॉन्स पे जब जाके लाइट पहुंचती है, फॉर एग्जांपल ये रॉड एंड कॉन्स हैं यहाँ पे इन सबसे आउटर साइड पे, तो जब ये रॉड एंड कॉन्स के पास लाइट पहुंचती है तो वहाँ जाके ये रॉड एंड कॉन्स को स्टिमुलेट करती है। रॉड एंड कॉन्स लाइट के लिए सेंसिटिव होते हैं, वो स्टिमुलेट होते हैं, देन इम्पल्सेस जो है वो ट्रांसमिट होती हैं, ठीक है। तो यूँ लाइट का जो पाथवे है कि पहले हमारे पास लाइट जो है वो लेंस में जाती है, लेंस के बाद विट्रस बॉडी में जाती है, विट्रस बॉडी से गैंग्लियोनिक लेयर में गैंग्लियोनिक सेल्स के पास जाती है, गैंग्लियोनिक सेल से फर्दर सारी लेयर्स में से गुजरने के बाद ये एंड पे लाइट किसके पास पहुंच जाती है, रॉड एंड कॉन्स के पास पहुंच जाती है और रॉड एंड कॉन्स को जाके स्टिमुलेट करती है। तो कहता है ये जो इतना सारा सफ़र हमारे पास लाइट ट्रैवल करती है तो मे बी इस ट्रैवलिंग की वजह से, ये ट्रैवलिंग का जो डिस्टेंस है वो सेवरल मिलीमीटर है, ठीक है। तो मे बी इसकी वजह से जो विजुअल एक्यूटी है, जो देखने की कुवत है या ताकत है, वो हमारी कमज़ोर हो जाए। ज़ाहिर इतना ज़रा लाइट ट्रैवल करके आ रही है तो मे बी रास्ते में किसी चीज़ के साथ ये टकराए या लेयर्स के साथ टकराए तो इसकी जो इंटेंसिटी है, जो पावर है, जो भी है वो ओवरऑल कम हो जाए, तो विजुअल एक्यूटी डिक्रीज होने का खतरा होता है। लेकिन विजुअल एक्यूटी जो है वो हमारे पास डिक्रीज नहीं होती। क्यों डिक्रीज नहीं होती? क्योंकि रेटिना के पास एक रीजन है। फॉर एग्जांपल अगर ये रेटिना है तो रेटिना के सेंटर में एक रीजन है जिसे हम बोलते हैं मैक्यूला ल्यूटिया, और इस मैक्यूला ल्यूटिया के अंदर जो है वो एक डॉट नुमा रीजन पड़ा हुआ होता है जिसे हम बोलते हैं फोविया सेंट्रैलिस। इसे हम क्या बोलते हैं? फोविया सेंट्रैलिस बोलते हैं। और ये फोविया सेंट्रैलिस विजुअल एक्यूटी के लॉस को प्रिवेंट करता है, देखने की कुवत को हमारे पास डिक्रीज होने नहीं देता, खराब होने नहीं देता। इस फोविया सेंट्रैलिस की वजह से हम बहुत ज़्यादा एक्यूरेट और डिटेल्ड और अच्छा देख सकते हैं। अब इस फोविया सेंट्रैलिस में है क्या, ये आपने याद रखना है कि रेटिना के बिल्कुल सेंटर में मैक्यूला ल्यूटिया होता है और उसके बिल्कुल सेंटर में ये फोविया सेंट्रैलिस होता है। इसका जो डायमीटर है वो काफ़ी कम होता है, 0.5 मिलीमीटर तक होता है तकरीबन। और अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो आपने याद रखना है कि इसके अंदर रॉड्स बिल्कुल भी नहीं होती और इसके अंदर कॉन्स पड़ी हुई होती हैं, लेकिन वो कॉन्स जो हैं पेरिफेरल कॉन्स से वो कॉन्स काफ़ी डिफरेंट होती हैं। अगर मैं नॉर्मली बात करूँ ना पेरीफ्री की, तो पेरीफ्री में जो हमारे पास कॉन्स होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा फ्लैटर होती हैं, ठीक है। और रॉड्स जो होती हैं वो लेंथी भी होती हैं और नैरोवर भी होती हैं। ये रॉड्स की बात कर रही हूँ, ये कॉन्स की बात कर रही हूँ कहाँ पे, पेरीफ्रल वाले रीजन में। लेकिन हम फोविया सेंट्रैलिस की बात करेंगे तो फोविया सेंट्रैलिस में आपने सबसे पहले तो ये बताना है, अगर हम फोविया सेंट्रैलिस की बात करेंगे तो यहाँ पे रॉड्स तो है ही नहीं, ठीक है। कॉन्स है, लेकिन कॉन्स अब यहाँ पे नैरोवर भी हैं और स्लेंडर भी हैं और थोड़े लेंथी भी हैं। तो कॉन्स जो फोविया सेंट्रैलिस के अंदर हैं उनकी आपने स्ट्रक्चरल सिग्निफिकेंस याद रखनी है कि फोविया सेंट्रैलिस में जो कॉन्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा नैरोवर भी होते हैं और थोड़े लेंथी भी होते हैं, रॉड्स तो यहाँ पे होते ही नहीं है। इसके अलावा बाकी जितनी भी सक्सेसिव लेयर है, अगर ये रेटिना है तो जैसे हमने पहले भी बात की है कि हमारे पास आउटर क्या होगी, पिगमेंटेड लेयर होगी, देन हमारे पास रॉड एंड कॉन्स की लेयर होगी, फिर आउटर न्यूक्लियर लेयर, आउटर प्लेक्सीफॉर्म लेयर, हमने कहा इनर न्यूक्लियर लेयर, इनर प्लेक्सीफॉर्म लेयर, गैंग्लियोनिक लेयर, देन हमने कहा ऑप्टिक नर्व फाइबर की लेयर एंड इनर लिमिटिंग लेयर। तो ये जितनी भी लेयर्स होती हैं ना सारी की सारी साइडों पे तो ठीक है ये इस तरह से फैली हुई होती हैं, लेकिन यहाँ मिड में इस रीजन पे ये सारी लेयर्स जो है वो एक साइड पे क्या हुई हुई होंगी, डिस्प्लेस हुई हुई होंगी और यहाँ से रीजन खाली होगा ताकि लाइट जो है अनइम्पीडेंटली गुजर जाए। बुक में उसने इसकी डायग्राम भी एक दिखाई हुई है। आई होप कि आपको पॉइंट समझ आ रहा होगा जो मैं समझाना चाह रही हूँ कि फोविया सेंट्रैलिस वाले रीजन में ये सारी की सारी लेयर्स एक तरफ डिस्प्लेस हुई हुई होती हैं ताकि लाइट के रास्ते में टकराव ना आए, लाइट किसी के साथ इम्पीड ना हो और ईजिली गुजर जाए और उसकी जो विजुअल एक्यूटी है या देखने की पावर है या ताकत है वो कम ना हो। तो इस तरह ये फोविया सेंट्रैलिस है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि हमारे पास विजुअल एक्यूटी के लॉस को डिक्रीज करता है, कम करता है और ये हमें हेल्प करता है। तो यहाँ तक हमने ये लेयर्स के बारे में भी पढ़ा है, लाइट के पाथवे के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ा है, रॉड एंड कॉन्स के बारे में भी, फोविया सेंट्रैलिस की इंपॉर्टेंस के बारे में भी।